नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प पहेली की। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की करेंसी यानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के लेवल को भी पार कर गया है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। तो सवाल यही उठता है कि जब भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर उसकी करेंसी क्यों गिर रही है। मतलब एक तरफ तो हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं और दूसरी तरफ रुपया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है नीचे जाने के। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए इसी को समझते। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट कितनी बड़ी है। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली गिरावट है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कमजोरी सिर्फ डॉलर के सामने नहीं है। अगर हम देखें तो रुपया दूसरी बड़ी करेंसीज जैसे यूरो और पाउंड उनके सामने भी काफी नीचे आया है। और इसी वजह से इस साल ये एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गई है। मतलब ये गिरावट रुकी नहीं है। साल की शुरुआत में जो रुपया 85.50 से भी नीचे था, वो दिसंबर आते आते 91 के पार चला गया। इसने एक के बाद एक सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स तोड़ दिए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और बिजनेस करने वालों में जाहिर है चिंता का माहौल है। और यही बात इस पूरी कहानी को एक पहेली बना देती है। अब यहीं पर कहानी असल में उलझ जाती है, क्योंकि रुपये की जो हालत है वो देश की इकोनॉमी के हेडलाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जरा सोचिए, भारत की जीडीपी ने पिछले क्वार्टर में 8.2% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा तेज है। तो यही है वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स। एक तरफ करेंसी क्रैश हो रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी बूम कर रही है। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा भारत से बाहर ग्लोबल फैक्टर्स को देखना होगा। असल में इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि तीन बड़े कारण हैं जो मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना रहे हैं। तो चलिए इन तीनों वजहों को एक एक करके देखते हैं कि ये रुपए पर इतना प्रेशर क्यों और कैसे डाल रही हैं। पहला कारण, इस साल अभी तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत के स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से $18 बिलियन से ज्यादा पैसा बाहर निकाल लिया है। अब होता क्या है कि जब ये इन्वेस्टर्स अपने इंडियन एसेट्स मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स बेचते हैं तो उन्हें रुपये मिलते हैं। वो इन रुपयों को वापस डॉलर में बदलते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग रुपया बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं तो जाहिर है डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। और हाँ, ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आउटफ्लो है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा एक साथ बाहर गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, ट्रेड डील पर कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है और अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत का सामान वहां महंगा हो गया है। अब अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो देश में डॉलर भी तो कम आएगा, है ना। और जब डॉलर की सप्लाई कम होती है तो रुपये पर प्रेशर और बढ़ जाता है। और तीसरा फैक्टर है मार्केट की साइकोलॉजी। ये एक तरह का दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बना देता है। होता यह है कि जिन लोगों को सामान इंपोर्ट करना है उन्हें डर लगता है कि रुपया और गिरेगा तो वो जल्दी जल्दी डॉलर खरीदने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है वो सोचते हैं कि रुपया और गिरेगा तो बाद में ज्यादा रुपये मिलेंगे, तो वो अपने डॉलर बेचने में देरी करते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की एक आर्टिफिशियल कमी हो जाती है और रुपया और तेजी से गिरने लगता है। तो ठीक है, रुपया गिर रहा है, कारण भी समझ आ गए, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर हैं? नहीं, गिरते रुपए का सीधा असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इंडियन इंडस्ट्री के लिए गिरता हुआ रुपया एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब इससे कुछ लोगों को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कंपनी डॉलर में कमाती है या डॉलर में खर्च करती है। जैसे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, मान लीजिए आईटी या फार्मा कंपनियां जो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बाहर बेचकर डॉलर में कमाती हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। उन्हें हर डॉलर के बदले अब ज़्यादा रुपए मिलते हैं तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाहर से कच्चा माल या सामान मंगाते हैं, या फिर जिन कंपनियों ने विदेश से डॉलर में लोन लिया हुआ है, उनकी लागत एकदम से बढ़ जाती है। और इसका असर आम जिंदगी पर कैसे पड़ता है? देखिए, जो भी सामान बाहर से आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, वो सब महंगा हो जाता है। अगर किसी को विदेश पढ़ने जाना है या घूमने जाना है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। हाँ,
एक फायदा उन परिवारों को होता है जिनके लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, क्योंकि उनके डॉलर्स की वैल्यू अब रुपयों में ज्यादा हो जाती है। तो अब जब रुपए पे इतना प्रेशर है तो सबकी नजरें एक ही जगह पे हैं, भारत का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। आरबीआई का ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है कि वो रुपए को किसी एक खास लेवल पर रोक कर रखेंगे। उनका काम ये नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक ना फैले और जो उतार चढ़ाव है वो कंट्रोल में रहे। तो आरबीआई के सामने एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने की चुनौती है। अगर वो रुपए को बचाने के लिए अपने डॉलर रिजर्व से बहुत ज़्यादा डॉलर बेचते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का खतरा है, और अगर वो बहुत कम दखल देते हैं तो रुपया और भी ज़्यादा गिर सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या भारत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ अकेले उसकी करेंसी को स्थिर करने के लिए काफ़ी होगी? ये पूरी सिचुएशन हमें एक बात साफ साफ याद दिलाती है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी देश, चाहे उसकी अपनी ग्रोथ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल से अछूता नहीं रह सकता।